आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय यानी कि प्रणव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत का प्राण है और इसकी समृद्ध परंपरा देश की पहचान को मजबूती देती है। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता और विद्वान मौजूद रहे जिन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व पर जोर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, यदि देश में अधिकतर कार्य संस्कृत में होने लगे तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया था। और इस परंपरा में जो ज्ञान है वो धर्म का ज्ञान होने के कारण समस्त सृष्टि के जीवन की धारणा करना, उसका बिगड़ा हुआ संतुलन वापस लाना, इसकी क्षमता उसमें है। ये सारा प्राप्त होना है तो संस्कृत की अनिवार्यता है। लेकिन अनिवार्यता ये मनुष्य में उत्पन्न नहीं की जा सकती। उसको अंदर से लगना चाहिए तो संस्कृत का परिचय वैसा होना चाहिए। संस्कृत का इस प्रकार का परिचय करा देने का काम संस्कृत भारती अपने जन्म से कर रही है। संस्कृत भाषा में कार्य के लिए काम करने वाली संस्था का उद्घाटन हो रहा, संस्कृत का उद्घाटन नहीं हो रहा। तो उपलब्धि तो देश में तब होगी जब देश में अधिकांश काम संस्कृत में हो। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब संविधान बन रहा था तब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात का प्रयास किया था कि संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो जाए और कई लोगों ने उसमें प्रस्ताव रखा। बाद में वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि तब से लोगों की इच्छा ये थी कि ये संस्कृत भारत की वास्तविक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। नहीं हो पाई, लेकिन संस्कृत में काम तो होना ही चाहिए। और संस्कृत ही भारत की नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, ज्ञान और विज्ञान की भाषा भी है, आध्यात्म की भाषा भी है और व्यवहार और कॉमर्स की भाषा भी है। पिछले लगभग 4 दशकों में संस्कृत भारती ने जो काम देश भर में किया है वो सराहनीय है, उल्लेखनीय है। और जब एक शानदार कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो इसका मतलब कार्य का और विस्तार होगा और संस्कृत आम जनमानस के लिए भाषा जिसके माध्यम से वो कई ग्रंथों से लेके सबसे बातचीत करने और अन्य भाषाओं को जानने में भी उसको अवसर मिल पाएगा। संस्कृत का और विस्तार हो, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। देश में हम जहाँ मानते हैं कि संस्कृत हमारी मूल भाषा है भारत में, हमारे वही संस्कृत का महत्व इतना बहुत उसका बड़ा स्थान है क्योंकि विश्व की बहुत सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई हैं और इंग्लिश भी अगर आप उसको देखेंगे कि उसके हजारों लाखों शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो आज देश में भी बहुत स्थानों पर मैं देखता हूँ कि संस्कृत में लोग अपने दिनचर्या में भी उसको थोड़ा सा उपयोग करने लगे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी जगह जगह विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्षी दलों को महिला विरोधी करार दे रही है और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। इस सत्र में सरकार न केवल अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी बल्कि विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूती और रणनीतिकार बनाएगी। सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को न्यूनतम 7 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। इसलिए रविवार को कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन के जरिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सोमवार को ये प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या साजिश थी, वो झूठ बोल रहे हैं। राजभर ने कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए बीजेपी तैयार है। राजभर ने आगे कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यह लगा कि इसका श्रेय बीजेपी को मिल जाएगा, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं।
महिला बिल पर जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम दलों ने महिलाओं के अधिकार न मिले, वो विकास के मुख्य धारा से न जुटे, उसका विरोध किया और खिलाफ में मतदान किया। उसको लेकर के एनडीए गठबंधन ने तय किया है कि देश के सभी राजधानी, जो प्रदेश के सभी राजधानियां हैं, देश के अंदर जितने प्रदेश हैं, प्रदेश की जो राजधानी है, उस राजधानी में एनडीए गठबंधन की तरफ से वहां के सीएम के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बिहार की नई सरकार को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नई सरकार को फ्लोर टेस्ट में क्या समस्या है, नई सरकार के पास अपार बहुमत है। वहीं राजीव रंजन ने विपक्ष पर भी सवाल उठाया कि विपक्ष कहां है। आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बहुत ज्ञानी, इसलिए 25 सीटों पर सिमट गए। इनके पिता और इनको सिर्फ एक चीज का ज्ञान है, धन संपत्ति कैसे अर्जित किया जा सके। जो जदयू की बैठक हो रही है तो बैठक के बाद ना आपको बताया जाएगा। जदयू की बैठक के पहले आपको क्या बताया जाएगा? जदयू की बैठक हो रही है, ये सब पार्टियों की बैठक तो होती रहती है, ये कोई खबर का नहीं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के लिमायत में जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वोट एक अमानत है, वोट का इस्तेमाल अपने जमानत के लिए करो, अपने जमात के लिए करो, वोट का इस्तेमाल करो ताकि गुजरात में हम ये बता सके कि हम लावारिस नहीं, हम इंसान हैं और हमारी आवाज को सुना जाएगा। ओवैसी ने कहा कि याद रखो नौजवानों, बात उसी की सुनी जाएगी जिसका लीडर होगा। अगर तुम सोचते हो कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालने से हम बीजेपी को रोक सकते हैं तो ऐसा नहीं है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है और संविधान के दायरे में रहकर उनकी आंख में आंख डालकर उन्हें हमारे अधिकार मानने पर मजबूर कर सकता है तो वो पार्टी है एआईएमआईएम। ये उठ खड़े होने और इसके अलावा अपने अधिकारों का दावा करने का समय है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम भारत के कोने कोने में जाकर इलेक्शन लड़ते हो। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जाओ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के पहले दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। मध्य प्रदेश के रहने वाली महिला की घोड़े से गिरने से मौत हो जाती है। वहीं पैदल मार्ग पर चढ़ाई के दौरान महाराष्ट्र से आए एक बुजुर्ग की सांस फूलने के बाद मौत हो गई। बताते चले एमपी के इंदौर की रहने वाली 40 वर्षीय महिला अपने पति के साथ चारधाम यात्रा पर आई थी। इस दौरान 19 कैची के पास घोड़े से गिरकर उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। महिला को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के नासिक निवासी एक बुजुर्ग श्रद्धालु को चढ़ाई के दौरान सांस लेने में गंभीर दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग की मौत का कारण हाई ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या और अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी करार दिया गया। बताते चले बीते दिन चारधाम यात्रा शुरू हुई है और दोपहर में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए थे। अब बात करेंगे मौसम के तपिश की। उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज करीब 25 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो बेहद ही गर्म रहा और प्रयागराज और वाराणसी में तेज लू चलने की संभावना है। वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बांदा, चित्रकूट, भदोही और इसके अलावा सहारनपुर समेत कई जिलों में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। तापमान की बात करें तो प्रयागराज कल प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 44.06 डिग्री दर्ज किया गया। वाराणसी में इसी तरह 44.02 और बांदा में 43.06 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ के पारा 41 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अगले एक हफ्ते तक इस प्रचंड गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जम्मू के उधमपुर में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। यहां एक बस सड़क से 100 फीट नीचे गिर गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए।
अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है और जानकारी ये मिल रही है कि बस रामनगर से आ रही थी और जालू के पास 100 फीट नीचे गिरकर वो पलट गई। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया, हादसे का शिकार हुई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। बचाव अभियान तत्काल शुरू किया गया है और भारी जानमाल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घायलों को हर संभव मदद की जहां बात रखी गई है और गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट किया जाएगा।